हाँ जी 11th क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन। तो यार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक लेक्चर हो गया में हम जो भी यार इसकी बातें हैं कोशिश रहेगी कि आज ही कवर अप कर दें। ठीक है, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा पर हम सेकंड में ही सारी चीज़ें क्लोज करेंगे। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पे अभी कुछ नहीं लिखना। जिस सीक्वेंस में बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा आप उसी सीक्वेंस में इनको लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी बातें, गैस लॉज और फिर मेनली एक वो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस एंड इट्स काइनेटिक इंटरप्रिटेशन वो कवर अप किया। अब छोटी मोटी सी बातें होंगी बेटा, आपके पास नोट्स हैं ही हैं, आपने पढ़ना उसमें से है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स में कुछ एक्सप्रेशंस हैं काम आएंगी, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तो आप अपने नोट्स में देखना बेटा कि स्टार्टिंग के जो गैस लॉज होते हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा ना ये तीन लॉ और दिए होंगे, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पता होना चाहिए बेटा, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, पता होना चाहिए। एक बार बस मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा मतलब हिंदी में, और स्टेटमेंट आपने अपने नोट्स में से पढ़ लेनी है, मीन्स क्लियर होने चाहिए। ये जो तीन लॉ लिखे ना स्टार्टिंग में, तो आपका आज का जो नोट्स बनाने का सीक्वेंस होगा वो जिस सीक्वेंस में मैं बातें करूंगा उसी सीक्वेंस में होगा। मुझे कुछ एक्सप्रेशन जल्दी जल्दी बतानी थी, मैंने पहले से सब कुछ लिख के रख दिया ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। तो सबसे पहली बात बेटा कुछ छोटे मोटे लॉज फिर से, एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, सिंपल सी बात है। कहता है यार एवोगैड्रोस लॉ हेडिंग डाल लो और इसका पॉइंट ये आपने अपने नोट्स में से देख के स्टेटमेंट बढ़िया से लिख लेना, लेकिन कहना यही चाहता है कि अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है किसी भी गैस का, तो उसकी जो भी वॉल्यूम है उसमें बेटा नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना वो हर गैस के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस जो मर्जी हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो मर्जी गैस हो, अगर टेम्परेचर सेम रखा, प्रेशर सेम रखा, तो सेम वॉल्यूम में हर गैस के लिए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आएंगे अंडर इक्वल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलर कंडीशंस हो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। कौन सा लॉ? एवोगैड्रोस लॉ। अब अगली बात आ गई ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे मान लो गैस है, कंटेनर में डाल रखी था आपने, अगर कंटेनर का ढक्कन खोलोगे तो वो बाहर की ओर क्या होगी, डिफ्यूज होगी, मतलब अपने आप बाहर की ओर उसकी मूवमेंट होगी। मतलब जहां पर डेंसिटी हाई है वहां से वो लो डेंसिटी की ओर बढ़ेगी। इट इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। एक कंटेनर खाली है, एक कंटेनर भरा हुआ है, दोनों को जोड़ दे तो भरे हुए कंटेनर से खाली कंटेनर की ओर गैस की क्या शुरू हो जाएगी, डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के बारे में है। सेकेंड लॉ कहता है, पहला लॉ तो चलो हो गया एवोगैड्रो लॉ, सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन कितनी तेजी से होगी, हाउ फास्ट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यार इसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूजन की, या कह लो लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन की। तो क्या कह रहे हैं यार ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना मेरे भाई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। मतलब अगर मैं लिखता हूं R1/R2 तो ये होगा अंडर रूट
रो टू बाय रो वन। अगर मैं लिखता हूं R1 बाय R2 तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट रो टू डिवाइडेड बाय रो वन। ठीक है जी, R1 बाय R2 इक्वल टू अंडर रूट रो टू डिवाइडेड बाय रो वन। ये भी देख लेना यार। अब एक और लॉ दिया होगा, मैंने बोला पढ़ना तो अपने आप ही है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वो पहले वाला बेटा आपने नोट कर लिया होगा, ये भी नोट कर लो, ये एक्सप्रेशन काम आ जाएगी। मैं इसको मिटा के उसी जगह में डाल्टन भी बताता हूं, बाकी फिर जगह हमने पहले से ही घेर रखी है। ओके, अगली बात, तीसरा, पहली हेडिंग आपकी आ गई डाल्टन्स, पहला क्या था, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से पहले एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, दूसरे पे आ गया डिफ्यूजन वाला, ये मैं मिटा रहा हूं। तीसरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लिख लेना जी हेडिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या कहता है यार, ये कहता है कोई कंटेनर है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तीसरी बात। ठीक है जी, ये कहता है कोई कंटेनर है, कंटेनर में कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, ये कोई वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, मतलब 5-7 तरह की गैसेस हो गई, गैस 1, गैस 2, गैस 3, गैस 4। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस है, आपस में रिएक्ट करती नहीं है। तो क्या कहता है ये कि ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में कुछ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस है। नॉन रिएक्टिव मतलब रिएक्ट नहीं करेंगी। तो अगर टोटल प्रेशर मैं इसका कैलकुलेट करना चाहूं तो इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ the pressures exerted by the individual gases if they occupy same volume। मान लो इस कंटेनर में गैस 1 ने इस पूरी वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया होता तो वो एक्सर्ट करती P1, फिर गैस 2 ने, अकेली गैस 2 ने इसको ऑक्युपाई किया तो होता तो वो एक्सर्ट करती P2, तीसरी वाली गैस अगर इसको ऑक्युपाई करती सेम वॉल्यूम को तो वो करती P3। तो जब भैया मिक्सचर ले लोगे ना इसका तो नेट प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इट स्टेट्स दैट सम ऑफ द प्रेशर्स exerted by individual gases if they occupy the same volume is equal to the net pressure exerted by the mixture of gases occupying the same volume। तो इनको पढ़ लेना, देख लेना, वैसे ही करा दिया, काम आता है, बुक्स में दिया होगा। तो ये तीनों लॉज रह रहे थे, ये भी चलो हमने देख लिया। अब इसके बाद बेटा अब तक की सबसे मेन हेडिंग डालना मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। क्या हेडिंग है जी, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब मैक्सवेल ने क्या किया, उसने कोई भी गैस कंसिडर की यार, ठीक है, बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन वगैरह की, उसके बाद हमारे पास तो डायरेक्ट क्या है, रिजल्ट ही है। तो मान लो ये कोई, फिर से वही बात, कंटेनर, ठीक है जी, इसमें कुछ आइडियल गैस, ठीक है, जो सारी आइडियल चीजों को फॉलो करती होगी, तो ये आइडियल गैस। अब इस आइडियल गैस के अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है ना, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल इन रैंडम मोशन। आइडियल गैस है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो टिक के तो बैठेंगे नहीं है। दे आर इन रैंडम मोशन, दे ऑल आर इन रैंडम मोशन। अब क्योंकि रैंडम मोशन में है तो सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड होगी। यार अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं तो कल्ले कल्ले की नहीं कैलकुलेट कर सकता,
किसी की स्पीड कुछ है, किसी की स्पीड कुछ है, किसी की स्पीड कुछ है, कुछ है, कुछ है। हर एक की स्पीड मॉलिक्यूल की यार हमें एज्यूम करनी पड़ेगी अलग अलग है, सेम नहीं हो सकती। किसी की कोई कंडीशन है, कोई कितनी कोलिजन कर रही है, क्योंकि आपस में रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में फिर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड भी करते हैं। तो किसी भी कंटेनर में यार गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो दे आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में होंगे तो उनकी यार स्पीड्स अलग अलग होगी। अब लेकिन अगर हमें स्पीड की बात करनी पड़ जाए तो करनी तो पड़ेगी, तो यार हमें उन सब स्पीड्स की क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज निकालनी पड़ती है, एवरेज। ठीक है, हमें कोई ना कोई एवरेज वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी। अब इसी एवरेज को ये नहीं है कि कल्ले कल्ले की स्पीड निकालकर फिर कैलकुलेट किया गया, जैसे मान लो लाख मॉलिक्यूल है तो लाखों की V1 V2 V3 निकालकर उसको लाख से डिवाइड किया तब जाके, ऐसे नहीं, कुछ कैलकुलेशंस की। ठीक है, मैक्सवेल ने, अब उसके हिसाब से इसने वो एवरेज स्पीड के फार्मूले दिए हैं, वो हम करते हैं। तो पहले तो मैक्सवेल ने यार एक कर्व दिया हमें जिसको कहते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कौन सा कर्व भैया, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। स्पीड की वो बात करेगा, दो तीन तरह की एवरेज की बात होगी। जैसे एक तो मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, एक सिंपल एवरेज होती है। सिंपल एवरेज मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn डिवाइडेड बाय n। सारी स्पीड्स को ऐड करो, n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वो तो होगी सिंपल एवरेज, जिसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। एक होती है बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो सिंपल एवरेज से बेटर वैल्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर बेटर मानी जाती है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज के स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर का मीन निकालो और उसकी क्या ले लो, रूट ले लो। स्क्वायर्स का मीन निकालकर उसका क्या ले लो, रूट ले लो, तो उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम बेटा दो वैल्यूज की बात करेंगे। हमने बोला गैस के अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो यार एक नहीं दो नहीं, देयर आर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर उनकी स्पीड की बात करते हो तो भैया इंडिविजुअली सबकी स्पीड अलग अलग है। तो हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, एवरेज की बात करनी पड़ेगी। एवरेज मैंने बोला दो तरह की लेंगे, एक लेंगे सिंपल एवरेज जिसको मीन वैल्यू बोलते हैं, वो क्या होगी V1 प्लस V2 प्लस Vn डिवाइडेड बाय n होगी। एक जिसको RMS वैल्यू बोलेंगे, ये क्या होगी V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स की एवरेज और उसका रूट। अब इनके बाकायदा क्या निकाले, फार्मूले निकाले। किसने निकाले, मैक्सवेल ने निकाले। तो हमारी हेडिंग क्या है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल ने स्टडी किया गैसेस को और उसने स्पीड्स की बात की। तो पहली बात वो ये कहता है कि यार मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है ना, स्पीड मॉलिक्यूल्स की वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। कहां से कहां, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, लगभग 0, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो कह रहा है लगभग हर तरह की स्पीड्स पाई गई हैं। फिर उसने ये कर्व बनाया। मैंने बोला था आप अपनी कॉपी पे जो नोट्स बनाओगे वो जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं, जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूं उसी हिसाब से चलेगा। जैसे मेरी पहले मैंने हेडिंग डलवाई मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, उसके बाद कुछ बातें की और उसके बाद अब ये ग्राफ की बारी आई है। अब बनेगा ये ग्राफ, बनाओ। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में। मैंने बोला ना मैक्सवेल ने स्टडी किया
कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड यार 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, बहुत वाइड रेंज है। तो ये ग्राफ 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये निकला कि जो बहुत कम स्पीड वाले पार्टिकल्स हैं वो कम है, और बहुत हाई स्पीड वाले भी कम है, एवरेज स्पीड वाले ज्यादा है। तो बहुत कम स्पीड वाले देख कम है, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो बहुत कम स्पीड, ये लो रीजन है 0 के पास वाला, ये बहुत कम है। ये हाई स्पीड रीजन है, ये भी बहुत कम है। हाँ, एवरेज स्पीड वाले काफी ज्यादा है, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है, यानी हर तरह की स्पीड्स आ रही हैं। दूसरा पॉइंट, बहुत हाई स्पीड वाले भी कम है, बहुत लो स्पीड वाले भी कम है। फिर हमने यार एक फार्मूला बनाना है, या दिया मैक्सवेल ने, वो कहता है अगर मैं एक छोटा सा रेंज ले लूं, स्पीड की एक छोटी सी क्या ले लूं, रेंज ले लूं, जैसे मान लो 5 to 5.6 मीटर पर सेकेंड, या 10 to 10.5 वाली, या 100 to 100.5 वाली, मतलब छोटी सी कह रहे हैं। अगर रेंज ले लूं, जिसको क्या बोला, डीवी। डीवी क्या है बेटा, डीवी है रेंज ऑफ स्पीड्स फ्रॉम वी टू वी प्लस डीवी, ठीक है। डीवी क्या है, रेंज कहां से कहां तक, वी से लेकर वी प्लस डीवी। और इस रेंज के मतलब मान लो 5 to 5.5 मीटर पर सेकेंड वाले पार्टिकल कितनी है, ये डीएन है। तो डीएन क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डीएन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन v टू v प्लस dv, मतलब dv की वेरिएशन वाले पार्टिकल्स क्या है, dn है। तो उसका बेटा एक फार्मूला दिया, ज्यादा बहुत काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलो, अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तो अब तो लिखना ही था। उसकी एक एक्सप्रेशन दी गई है कि dn इज इक्वल टू 4/na क्यूब e की पावर माइनस bv स्क्वायर v स्क्वायर dv, जहां पर a कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है, नोट कर लेना भाई, m/2π/kt, k यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t यहां पर टेम्परेचर, ठीक है। b की वैल्यू भी दे रखी है, m मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, m मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर, ठीक है ना, t क्या हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, ओके जी। तो ये कांस्टेंट है। उसके अलावा n क्या है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, e पता ही है आपको एक्सपोनेंशियल होता है, v पता ही है आपको कि v से लेके v प्लस dv बोला था ना, तो v वो स्पीड है, v से लेके v प्लस dv बोला था, वो स्पीड है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक आपको याद रखने के लिए जो मैंने बोला, आपको एक क्लियर होना चाहिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है क्या चीज, क्या चीज है ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक तो देखो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी, कि है क्या चीज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दूसरा, ये एक्सप्रेशन बस थोड़ी सी याद हो जाए, यूज बहुत इसका कम ही होगा, फिर भी चलो अगर हो सकती है कर लो, अदरवाइज ये ग्राफ की शेप क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ की शेप क्लियर होनी चाहिए, किस किस के बीच में ग्राफ क्लियर होना चाहिए। यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक तरह स्पीड। अब यहां पे एक बात और ध्यान देनी है, इसमें हमने यार 1 2 3 तीन स्पीड शो की है। एक है मीन स्पीड, मीन मैंने बोला ये रही v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n, इसको कौन सी स्पीड कह दिया हमने, मीन स्पीड, ठीक है। ये मीन है, मतलब एवरेज सी वेलोसिटी वाले पार्टिकल इतने हैं, काफी हैं। एक एवरेज सी वेलोसिटी वाले मीन स्पीड वाले पार्टिकल्स काफी हैं, ठीक है जी। तो मीन स्पीड जिनके मतलब एवरेज स्पीड में इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं। फिर यहां पर एक ना आरएमएस स्पीड डिफाइन की है हमने। आरएमएस स्पीड थोड़ी सी मीन स्पीड से क्या होती है, ज्यादा होती है।
ठीक है। अगर मैं कल को कंपेयर करूं कि यार मीन भी, चलो कभी कभी ना मीन यूज होती है, कभी कभी आरएमएस यूज होती है, बट ज्यादातर आरएमएस यूज करनी चाहिए या वही होती है। मीन भी हो जाती है कभी कभी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आरएमएस स्पीड को ही मेन स्पीड माना जाता है, तो आरएमएस लेके चलेंगे। और मैं क्या बोल रहा हूं, आरएमएस स्पीड जो होती है वो मीन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। आरएमएस स्पीड वैल्यू में, ये देखो उधर को बढ़ रही है ना स्पीड, तो आरएमएस मीन से थोड़ी क्या है, ज्यादा। तो दो बातें, एक आरएमएस स्पीड, हमें इसकी डेफिनेशन से ज्यादा एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं हम। एक आरएमएस एक मीन, आरएमएस मतलब स्क्वायर्स के मीन का रूट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके। मीन तो चलो सिंपल मीन है ही है। अब बेटा एक टर्म यहां पर और डिफाइन हो रही है, ये लिखा हुआ है वीएमपी, इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट, ये होगी एवरेज, ये होगी आरएमएस, एक होगी यार वीएमपी। वीएमपी यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब द स्पीड अटेन्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास जो स्पीड है ना बेटा, दैट इज टर्म्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मान ले 100 पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल्स, 100 है, ठीक है। 100 पार्टिकल्स हैं, 100 में से 25 के पास स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 50 के पास स्पीड कितनी है, 120 मीटर पर सेकेंड। 10 के पास कितनी है, 90 है मान ले। 5 के पास कितनी है, 110 मान लो, तो कितने हो गए, 10 के पास कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें से 100 में से 5 के पास 110 है, 10 के पास 90 है, 50 के पास 120 है, 25 के पास 100 है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 25, 30, 40, 50 और 50, 100 हो गए ना। तो सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल्स हैं, 120 वाले हैं ना। 120 वाले कितने हैं, 50 पार्टिकल हैं। 120 वाले कितने हैं, 50 हैं, बाकी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल है, 120 वाले ना। तो 120 क्या कहलाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो एक हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब मीनिंग क्लियर होने चाहिए भाई। मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो स्पीड अटेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो सीक्वेंस ऑफ नोटिंग डाउन क्या था बेटा, हेडिंग थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल ने गैसेस को स्टडी किया, स्टडी करते हुए कहता है कि भैया जो गैसियस पार्टिकल होते हैं किसी भी गैस के, उनकी स्पीड को एक नहीं होती, दो नहीं होती, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट स्पीड। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। बहुत कम स्पीड वाले कम होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड वाले भी कम होते हैं, एवरेज स्पीड वाले ही मिलते हैं। अब एवरेज हमने 3 तरह की निकाल ली, 2 तरह की, एक मीन और एक रूट मीन स्क्वायर। बीच में एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात भी आई है, ठीक है। अब एक बीच में फार्मूला भी आया कि यार डीवी रेंज में कितने पार्टिकल्स आते हैं, उसकी ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ओके। अब बेटा सबसे मेन बात, एक तो ग्राफ की मैंने बोलता शेप याद होनी चाहिए। अब सबसे मेन बात है कि जो 3 स्पीड जिनके मैंने नाम लिए ना, कौन कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस और एवरेज, इनकी एक्सप्रेशंस याद होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो वी आरएमएस, वी मोस्ट प्रोबेबल यानी वी एमपी और वी एवरेज, इनकी एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा इनका न्यूमेरिकल्स में, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें इन एक्सप्रेशंस का यूज तो देखो फिर होगा ही होगा। अब पहले एक बार क्या कर लो, मैं समझाता हूं, तब तक मैं रब भी करता हूं। आप सीक्वेंस में
1 2 3, तब तक मैं बाकी रब करूंगा। आप एक्सप्रेशंस नोट कर लो। सबसे पहले ये ग्राफ ग्रुप के बाद वो बाकी चीजें वो लिख ली होंगी, अगर नहीं लिखी तो पहले ये सब लिखो। वो जो फार्मूला चल रहा था अभी मैंने मिटा दिया अब तो, ठीक है, रिवाइंड करके लिखो अगर नहीं लिखा तो। वो सब लिखने के बाद अब सबसे मेन बात, 3 बातें आएंगी। सबसे पहले क्या डालना, एवरेज स्पीड, ये उसकी एक्सप्रेशंस लिख लो, मैं समझाता हूं। आरएमएस स्पीड, इसकी एक्सप्रेशन भी लिख लो, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसकी एक्सप्रेशंस भी लिख लो। हम इसको रब कर ले थोड़ा सा, कुछ नोट करने वाली बातें होंगी, नोट करो भाई। तीनों एक्सप्रेशंस क्या कर लो, नोट कर लो, समझा देते हैं फिर। तो बेटा 3 तरह की स्पीड्स की बात होगी। एक जिसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने बोला कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपने निकालनी नहीं है आपके पास, तो सीधा क्या आ रहा है, फार्मूला आ रहा है। उसके बाद क्या हमने बोला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस। मतलब इसका ये, लेकिन एक्सप्रेशन इसकी ये, ओके, नोट कर लो। और तीसरी बात, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब द स्पीड अटेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ, मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, वो होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, ये नोट कर लिया होगा भाई। कौन सी स्पीड है ये, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है भाई, एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है, ठीक है जी। ये कौन सी है, आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड की यार ये एक्सप्रेशन हो जाएगी। और तीसरी कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की एक्सप्रेशन हो जाएगी। अगली बात कि जो पहली एक्सप्रेशन है बेटा इसकी 8 kT बाय पाई एम। के बेटा जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आर डिवाइडेड बाय एन है, आर एवोगैड्रो नंबर पर यूनिट मॉलिक्यूल, ठीक है। आर को एन से डिवाइड किया तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बना था। तो 8 kT बाय पाई एम याद होना चाहिए। क्लास में ये एक्सप्रेशंस आपसे पूछी जाएंगी, तीनों सेट में 3-3 फार्मूले आपके सामने पड़े हुए हैं। 8 kT बाय पाई एम, अंडर रूट 8 kT बाय पाई एम, ठीक है जी। एम यहां पर क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। टी यहां पर क्या है, टेम्परेचर। के यहां पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। खास बात ये कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, सबसे खास बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बनेगी, ठीक है जी। के को कन्वर्ट करोगे आर के टर्म्स में तो ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय एम, यहां फर्क पड़ जाएगा। एम क्या है, मास ऑफ द गैस, और एम क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास। एम क्या है जी, मॉलिक्यूलर मास, गैस का मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बेटा लिख रहे हो तो ये होगा रूट टी बाय एम, ठीक है जी। तो एक तो इसके टर्म्स में लोगे तो रूट टी के इनवर्सली हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, यह भी बहुत काम आएगा कि इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है। अगर आर टी की जगह पीवी पुट कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहां पे फिर से क्या आ गया, एम आ गया, छोटा एम आ जाएगा। पीवी की जगह क्या पुट किया, एन आर टी, ठीक है। अगर मैं यहां पे एन लगा दूं तो ये छोटा एम आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन आपको पता ही है। तो फिलहाल ये कैसे आई उसमें नहीं पढ़ूंगा मैं अब, मैं क्योंकि इससे वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे कन्वर्ट करूंगा, आ जाएंगी। बट अभी फिलहाल एक ही जगह पे फोकस रखो, इस बॉक्स पर, ठीक है। याद रखना है 8 kT बाय पाई एम, ठीक है, 8 RT बाय पाई एम, 8 PV बाय पाई एम, याद रखना है, ठीक है। इस डब्बे पे क्या रखो, फोकस करो कि जो एवरेज स्पीड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, एम मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बहुत क्वेश्चन आएंगे, दो गैसेस है जी, एक H1 एक H2 है, एक N2 है, उनकी स्पीड सेम टेम्परेचर पर, उनकी स्पीड का रेशियो बताओ। आप सेम टेम्परेचर बोल दिया तो N2 और H2 का क्या निकालने पड़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने पड़ेंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो निकालने वाले, एक की दे रखी है दूसरे की स्पीड निकालनी, एक की दे रखी है दूसरे का टेम्परेचर निकालना। तो मैंने बोला फोकस करो इस बॉक्स पर, और इस फोकस में फार्मूला तो चलो चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी, तीनों में ऐसे ही होगा, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब अगर मैं आरएमएस स्पीड की बात करूं तो इसका फार्मूला याद कर लो, रूट 3kT बाय एम, एम छोटा है, रूट 3kT बाय एम, छोटा एम मतलब गैस का मॉलिक्यूल का मास, या फिर इसको कन्वर्ट करोगे तो रूट 3RT बाय एम। 3RT बाय एम में हम देखते हैं कि जो आरएमएस है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी बाय एम ही है, उसमें भी टी है और एम है, टी ऊपर है एम नीचे है, रूट के अंदर है। तो चाहे आरएमएस का रेशियो मांगे, मीन का रेशियो मांगे, सब में, तीनों में, मोस्ट प्रोबेबल में भी यही बनेगा। फर्क क्या है, ये रूट 8kT बाय पाई एम है, ये रूट 3kT बाय एम है, नीचे पाई नहीं है। और अगली आ गई मोस्ट प्रोबेबल, उसका भी फार्मूला फिक्स है, रूट 2kT बाय एम या रूट 2RT बाय कैपिटल। मोस्ट प्रोबेबल हो उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या गया बेटा, टी बाय एम। तो भाई ये चीज सबसे खास है कि जो मर्जी हो, तीनों के तीनों में प्रोपोर्शनैलिटी स्पीड की किसके साथ आ रही है, रूट टी बाय एम के साथ ही आ रही है। याद रखना, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट में, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट में। ओके, अब बेटा अगर इन तीनों को आपस में कंपेयर करोगे ना, वैसे तो ग्राफ क्या ही रहा है, सबसे ज्यादा कौन सी है, आरएमएस वाली है। सबसे ग्राफ तो वैसे क्या ही रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सी है, आरएमएस, उससे कम कौन सी है, एवरेज, उससे कम कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल। तो बेटा ग्राफ में दिख ही रहा है, आरएमएस सबसे ज्यादा, एवरेज उससे कम, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। वैल्यू में सबसे ज्यादा पार्टिकल है मोस्ट प्रोबेबल का, लेकिन अगर इसका अपना मैग्नीट्यूड देखें तो वो सबसे कम है। तो अगर बेटा इनको देखें, इनके रेशियो निकाल लें, तो यार क्लियरली हमारे पास वैल्यूज आएंगी, लिखवा देते हैं कि जो V एवरेज इज इक्वल टू, मतलब अगर V एवरेज है और V RMS है, यार इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करके जो कटना होगा कट जाएगा, कट कटा के जो वैल्यू निकलेगी इट विल बी 0.92 V RMS। याद रखना है, काम आ जाएगा कभी, कि V एवरेज इज इक्वल टू 0.92 V RMS। ठीक है, अगर मैं यहां पर V मोस्ट प्रोबेबल निकालूं तो इट विल बी 0.816 V RMS। ठीक है जी, अगर तीनों का सबसे बड़े छोटे का रेशियो निकालें तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें से, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, V RMS। उसके बाद कौन सी है, V एवरेज। उसके बाद कौन सी है, V मोस्ट प्रोबेबल। सबसे बड़ी वैल्यू तो V RMS है ना मेरे भाई, उससे कम V एवरेज, उससे कम V MP। ऊपर तो पार्टिकल्स है, सबसे वैल्यू में सबसे कम है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस स्पीड के सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर तीनों का हम रेशियो निकाल दें तो ये आ जाएगा यार 1.78। ठीक है, 1.73 आएगा, 1.73, 1.60, रेशियो 1.41, रेशियो 1.41। अगर मान लो, अब कैलकुलेट करो, मतलब V RMS जो है इज ग्रेटर देन V एवरेज, इट इज ग्रेटर देन V MP। अब ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है जी। ठीक है, सो इट वाज
समथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स के बारे में जरूरी है भाई, एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए, बाकी नोट करो बातें अभी और भी। बेटा यार ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स था ना, इसके लास्ट में जो भी फार्मूले वगैरह तो लिख लिए, चलो लास्ट में एक बात और लिख लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक नोट पॉइंट है बस, कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है। तो पॉइंट ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सीधी सी बात है यार, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, उससे एवरेज स्पीड भी बढ़ेगी। तो जितनी भी एवरेज वैल्यूज है ना वो सारी की सारी हायर वेलोसिटी की तरफ शिफ्ट करेंगी। मतलब हम ये कहेंगे कि द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, रीजन मैंने बताया, टेम्परेचर बढ़ने से सारी स्पीड्स बढ़ जाएंगी यार, कल्ले कल्ले की स्पीड बढ़ेगी, एवरेज बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी, आरएमएस स्पीड बढ़ेगी, सब हायर की तरफ ही शिफ्ट करेंगे। तो यहीं पर तीनों लाई करती थी ना, वीएमपी, वीआरएमएस, वी एवरेज, ये सारा का सारा आगे की किसी हायर वैल्यू की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, तो दैट वाज मॉलिक्यूलर स्पीड्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जितने भी फार्मूले बेटा उनका ध्यान रखना, सब में डायरेक्टली पर वेलोसिटीज जितनी भी थी मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस या एवरेज वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है टेम्परेचर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब अगली हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग इज मीन फ्री पाथ। कुछ रिजल्ट्स हैं यार, डायरेक्ट रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन चलो मीनिंग बता देते हैं। पॉइंट है मीन फ्री पाथ, ध्यान से सुनना जी। फिर वही बात, ये कोई क्या हो गया अपना वही कंटेनर। ठीक है जी, कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, नाउ दे आर इन रैंडम मोशन, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, दे आर इन रैंडम मोशन कोलाइडिंग विथ ईच अदर। नाउ पॉइंट इज, कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक नहीं दो नहीं यार, कई कोलिजन्स कर रहा होगा, बट यार एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में वो फ्री चलेगा ना। एक कोलिजन हुई, उसके बाद दूसरी होनी है मान ले, तो उस दौरान उसने कुछ देर के लिए तो फ्री रहना है ना, फिर से कोलिजन हो जाएगी, दूसरी और तीसरी के बीच में भी वो फ्रीली मूव किया, 10वीं और 11वीं कोलिजन के बीच में भी फ्रीली मूव किया। सो मान लो हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसने एक कोलिजन की, इसके साथ कोलिजन हुई, फिर दूसरे के साथ की, ऐसे करके इसकी यार बहुत कोलिजन्स होगी मान लो। अब ये रैंडमली कोलाइड कर रहा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, बट यार ये पहली और दूसरी कोलिजन के बीच में ये जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड फ्री पाथ। किससे डिनोट करेंगे हम इसको? लैम्डा से। दूसरी और तीसरी कोलिजन के बीच में भी जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। टाइम होता है जो फ्री, उसको मीन फ्री टाइम कहते हैं, इसको फ्री पाथ कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना यार, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो फ्री पाथ था और सेकंड और थर्ड कोलिजन के बीच का जो फ्री पाथ था, ये जरूरी थोड़ी है कि सेम ही हो, अलग अलग हो सकता है। अगली कोलिजन के बीच का जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो जरूरी थोड़ी है सेम हो। तो हर कोलिजन के बीच का जो फ्री पाथ है, पहले तो ये समझो कि फ्री पाथ का मतलब क्या हुआ। फ्री पाथ मतलब द पाथ ड्यूरिंग विच नो कोलिजन टेक्स प्लेस। कोलिजन तो होती रहती है, लेकिन एक और उससे अगली कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज टर्म्ड एज फ्री पाथ। उस दौरान कोई कोलिजन नहीं होनी।
अच्छा, सारे फ्री पाथ सेम थोड़ी होंगे, पहली और दूसरी के बीच का कुछ और होगा, दूसरी और तीसरी कोलिजन के बीच का कुछ और होगा। सो वी हैव टू टॉक अबाउट बेटा मीन फ्री पाथ। पहले तो मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, इसके जो पाथ हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है, सॉरी सेम नहीं है। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल बात करूं, उसके अपने फ्री पाथ हैं। अगर मैं ओवरऑल सबकी बात करूं, एक एवरेज सी, तो यार मुझे इनका मीन लेना पड़ेगा। जब तक मैं बोल रहा हूं लैम्डा, ये है फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब मैंने बता दिया, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रीली ड्यूरिंग वन कोलिजन एंड अनदर। एक और उससे अगली कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ, जिस दौरान कोई कोलिजन नहीं होती। हर बार अलग अलग आ सकते हैं, इसलिए हमें इसका क्या लेना पड़ता है बेटा जी, मीन लेना पड़ता है। मान लो अगर हम n कोलिजन्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी फ्री पाथ्स हैं उनको n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इट विल बी टर्म्ड एज मीन फ्री पाथ। वी हैव टू टॉक अबाउट मीन फ्री पाथ बेटा। जैसे हम स्पीड्स जो है, मीन स्पीड की ही बात कर सकते हैं, आरएमएस स्पीड की ही बात कर सकते हैं, कल्ले कल्ले की देखोगे तो कहां कैलकुलेट करते रहेंगे। ऐसी बेटा जी एक मीन फ्री पाथ का भी क्या है, कंसेप्ट है। अब फिर वही बात, इसका जो रिजल्ट है वो डिराइव करके नहीं, वो हम आपको डायरेक्ट ही बता देंगे। कंसेप्ट आपको समझा दिया, उसके एक दो फॉर्म बता देंगे, तो लिख लेना। इफ वी कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई n d स्क्वायर। याद रखना जी, 1 बाय √2 पाई n d स्क्वायर। यहां पे d क्या है, इट इज डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जिस भी गैस की बात हो रही है उसके मॉलिक्यूल का क्या है, ये डायमीटर। और यहां पर n क्या है बेटा, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, याद रखना। इट इज मीन फ्री पाथ। अब इसके हिसाब से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। याद रखना जी, ठीक है। एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा जी, ठीक है जी। अब अगली बात, इसके एक दो और फॉर्म्स देख लेते हैं पहले। तब तक चलो जो लिखा है उसको याद कर लो कि लैम्डा इज इक्वल टू √2 पाई n d स्क्वायर, d डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और n बेटा जी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। यहां पे इस एक्सप्रेशन में जो n है, इस एक्सप्रेशन में बेटा जो n है, अब n नहीं होता है, हमने n नहीं लिख दिया। इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आल्सो हमें पता है PV इक्वल टू nRT नाम का भी एक फार्मूला होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब बेटा n मैंने यहां पे यूज कर लिया हुआ है ना, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां इसको n की बजाय कुछ और कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल मैंने इसको क्या रख दिया, म्यू लिख दिया यार। म्यू यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वैसे तो बेटा PV इक्वल टू nRT होता है, n नंबर ऑफ मोल्स होता है, लेकिन n वहां पर यूज किया हुआ एक्सप्रेशन में, इसलिए यहां पर हमने इसको किससे डिनोट कर दिया, म्यू से डिनोट कर दिया। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, PV इक्वल टू, अब एक और बात, R को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो आपको पता है ये क्या बन जाता है, K, यानी बोल्ट्जमैन्स
कांस्टेंट बन जाएगा, R डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहां से R की जगह K इंटू Na लिख दिया, Na एवोगैड्रो नंबर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां पर बेटा जी PV इक्वल टू म्यू यानी नंबर ऑफ मोल्स, R की जगह Na इंटू K इंटू T। ध्यान देना ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, है ना। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यार ये क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया कि नहीं आ गया, इट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा और ध्यान दे दो, इसको आगे बढ़ाओ। तो मैं अगर इसको P इक्वल टू म्यू Na के नीचे V लिख दूं, V साथ में क्या लिख दूं, KT। तो ये चीज क्या आ गई, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बन गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि अब ये चीज है N। तो बेटा ये बन गया अपनी आज के एक्सप्रेशन के हिसाब से N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि किसके इक्वल आ गया, P बाय KT के इक्वल आ गया। N किसके इक्वल आ गया मेरे भाई, P डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, मुझे इसके 3 फार्मूले बनाने हैं, पहला तो ऐसे याद कर लो। अब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बनाना था, तो ये जो N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बना दिया हमने, P डिवाइडेड बाय KT। तो देयरफॉर लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ क्या बन गया, 1 तो है ही, √2 भी है ही, साथ में पाई भी है ही। N की जगह P डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, N की जगह P डिवाइडेड बाय KT, KT ऊपर चले गया और ये क्या आ गया, d²। अब ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, KT √2 पाई P इंटू D का स्क्वायर जी। ठीक है जी, तो ये भी एक्सप्रेशन आ गई। अब यहां पर भी कुछ नोट करने के लिए पॉइंट हो सकता है, दूसरी एक्सप्रेशन नोट करो थोड़ी, चलो जगह बनाते हैं। एक पॉइंट यहां पे डिस्कस, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये, सेकंड एक्सप्रेशन ये चीज हो गई। ठीक है, ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गई। अब पॉइंट ये है कि बेटा नोट करना, इसके नीचे नोट कर लो, इसके नीचे नोट डाल लो और लिख लो कि इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देख, अगर वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। देख, गैस है, ये जो मैंने कंटेनर बनाया था ये हो गया फाइनली। अब इस वक्त आपके पास ये डिब्बा है और ये डिब्बा है, ठीक है, बात खत्म। अब यहां पे एक पॉइंट बता रहा हूं, लिखवाता हूं, पहले सुन लो कि अगर तो देखो वॉल्यूम चेंज नहीं होने देते आप कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स है। अगर वॉल्यूम फिक्स होगी तो गैस तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स भी उतनी है। तो अगर बेटा वॉल्यूम फिक्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो P बाय KT यानी PKT ये वाली टर्म क्या रहेगी, ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या रहेगी,
कांस्टेंट रहेगी, लैम्डा सिर्फ डी पे डिपेंड करेगा, बाकी चीजों पे डिपेंड ही नहीं करेगा। कब? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, नीचे नोट डाल लो और नोट में लिखो इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो भैया पहला फार्मूला ये है, उसके नीचे मैंने ये लिखवा दिया तुम्हें, ठीक है। अब ये फार्मूला लिख के इसके नीचे भी लिख लो नोट डालकर, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट P बाय टी रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो वैसी कांस्टेंट है ना, तुमने क्या लिखा, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट P बाय टी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ P एंड T। वो P और T के इंडिपेंडेंट हो गया। अब उसके बाद लिख लो बट इफ वॉल्यूम चेंजेस, अगर वॉल्यूम चेंज हो गई तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो लिख लो बेटा बट इफ वॉल्यूम चेंज लैम्डा डिपेंड्स ऑन T एंड P। इफ वॉल्यूम चेंज लैम्डा डिपेंड्स ऑन P एंड T। अब कैसे? वो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से बनी रहे कि अगर वॉल्यूम चेंज होती है तो लैम्डा डिपेंड्स ऑन P एंड T, दैट इज जो लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P जाएगा। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो लैम्डा वर्सेस T स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, लैम्डा वर्सेस P ये हाइपरबोलिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, वॉल्यूम अगर चेंज होगी तब होगा, नहीं होगी तो ये नहीं, वो कांस्टेंट ही रहेगा, फिर P और T पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बेटा इट वाज अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, इट वाज अवर सेकंड एक्सप्रेशन। अब एक तीसरी एक्सप्रेशन भी बना देते हैं। आल्सो हमें पता है यार लैम्डा इक्वल टू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई है, n है डी स्क्वायर। n क्या है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना, अगर मैं m से डिवाइड कर दूं और m से मल्टीप्लाई कर दूं इस एक्सप्रेशन को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। m है ये ऊपर, सॉरी √2 पाई डी स्क्वायर एन, √2 पाई डी स्क्वायर एन तो था ही, m ऊपर गया m नीचे आ गया, ठीक है। m क्या है यहां पर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है जी। m हो गया आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब बेटा अगर m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये बेटा एक का मास है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ऊपर क्या आ गया, पूरी गैस का मास आ गया ना, m टोटल, नीचे क्या है वॉल्यूम। अब पूरी गैस का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है गैस की। तो ध्यान से सुनना, m इंटू n इक्वल टू m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये टोटल मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गई, ये किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी के इक्वल आ गया बेटा जी। यानी mn जो है ये किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी। बेटा n की जगह ये लिखा, उसकी जगह ये बन गया मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि किसके इक्वल होती है, डेंसिटी की होती है। ये किसके इक्वल हो गया, डेंसिटी के इक्वल हो गया, बन क्या गया, m डिवाइडेड बाय √2 पाई, ये क्या आ गया, डेंसिटी इंटू डी स्क्वायर। ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है जी। तो ये तीन फार्मूले याद रखने हैं, कभी बेटा डेंसिटी के टर्म्स में आ जाता है, कभी प्रेशर टेम्परेचर के टर्म्स में। यहां से बात ये निकल कर आ रही है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डी स्क्वायर रूट टू पाई डी स्क्वायर रो, रूट टू पाई डी स्क्वायर रो एम डिवाइडेड बाय, ये भी क्या होगी, मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन हो गई। तो एक तो मीन फ्री पाथ क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा उसकी एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। 3 फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ये पहली फॉर्म है भाई, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है, इसको नोट करो। अगली बात पर हम आ रहे हैं। यस बेटा यार, छोटी छोटी बातें। एक बात और, नेक्स्ट हेडिंग डालना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा जी। अगली बात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब बेटा पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यार, कोई भी मॉलिक्यूल है, एनी मॉलिक्यूल, बेटा मॉलिक्यूल जो होते हैं दे पोजेस एनर्जी, है ना, और एनर्जी के कारण दे मूव। अब मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ independent ways in which a molecule can have motion, या कह लो कि it is the number of independent ways in which a molecule can possess एनर्जी। अब मान लो एक मोनोएटॉमिक गैस है कोई, ठीक है, अब उसका मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो हीलियम गैस जो है कैसी होगी, मोनोएटॉमिक होगी, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है। अगर इसकी बात करूं ये कैसे कैसे मूव कर सकता है, तो यार इसकी 3 डायमेंशनल मोशन तो हो ही सकता है मोनोएटॉमिक का, कि ये या तो एक्स एक्सिस में मूव कर लेगा, या वाई एक्सिस में, या फिर जेड एक्सिस में। तो बेटा इस हिसाब से इसके 3 टाइप के मोशन तो है ही है ना, 3 टाइप्स ऑफ मोशन तो हो ही सकता है, ये 3 तरीके से एनर्जी अटेन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल, उसकी रोटेशन वगैरह कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा इसका खुद का साइज तो है ही नहीं है ना, खुद तो क्या है ये पॉइंट है ना, पॉइंट ये तो हमने बना दिया, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से मॉलिक्यूल का साइज जो है खुद का वो क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, ठीक है, उसके साइज को तो हम लेते ही नहीं है ना, तो खुद का साइज है नहीं है, इसका रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कौन सा मोशन पॉसिबल है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन 3 तरीके से हो गया, एक्स वाई जेड वाला, तो इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो होंगी होंगी, यहां कहेंगे हम 3 तरीके से एनर्जी पोजेस कर सकता है। अब बात आती है अगली, मान लीजिए एक डाई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, H2 गैस ले ले, N2 जो मर्जी ले ले, ठीक है, ये डाई एटॉमिक है। अब बेटा जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल, वो 3 तरीके से, यानी एक्स वाई जेड तो मूव कर ही सकता है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है। तो ये 3 मोशन तो इसके हैं ही है, 1 2 और 3, एक्स वाई जेड। लेकिन ये साथ में रोटेट भी कर सकता है। ये तो पॉइंट मास था ना, तो इसकी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो रोटेट भी कर सकता है। इसकी रोटेशन कुछ ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, इसकी रोटेशन ऐसे भी हो सकती है, इसकी रोटेशन कुछ ऐसे भी हो सकती है, यानी इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। यानी इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के एडिशन में
ये 3 टाइप के मोशन और हो सकते हैं, जिसमें से ये वाला जो मोशन है ये क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच गए 2। तो इसके पास टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। 3 लीनियर वाली तो है ही है, प्लस 3 रोटेशन में से ये कैंसिल हो गई, ठीक है, 2 बच गई रोटेशनल वाली। तो इसके पास कितनी डिग्री, डाई एटॉमिक की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। 3 प्लस 2, 3 कौन सी, लीनियर वाली, ठीक है, जिसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन आगे पीछे वाला। और 2 कौन सी हो जाएंगी, रोटेशनल मोशन वाली हो जाएंगी। 5 हो जाएंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक बात और सुनना, ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो जाए, हाई टेम्परेचर पर, ये वाइब्रेट भी करने लग जाएगा। वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। आई मीन टू से, वाइब्रेशन में इसके पास एनर्जी लेने के और भी तरीके आ जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन वाला केस तभी लेते हैं जब हाई टेम्परेचर की बात हो रही हो। नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर मोनोएटॉमिक की बात करोगे तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल हो ही नहीं सकती। अच्छा, टेम्परेचर हाई भी कर दे तो भी वाइब्रेशन, तो अब कल्ले की वाइब्रेशन क्या होंगी, हो नहीं सकती, ठीक है जी, उसकी वाइब्रेशन नहीं हो मानी जाएंगी। इसकी तो हाई टेम्परेचर लगा लो, लो टेम्परेचर लगा लो, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी, 3 ही रहेंगी। बच गया डायटोमिक, इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ने बोली, 5। रूम टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर डायटोमिक की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी, 5 रहेंगी। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। अगर टेम्परेचर हाई कर दिया तो 2 वाइब्रेशनल भी हो जाएंगी, एक काइनेटिक के लिए और एक पोटेंशियल के लिए। आपने रूल बना लेना है, जब तक कोई बोले ना कि जी हाई टेम्परेचर है, तब तक वाइब्रेशनल मोड्स कंसीडर नहीं करनी। अगर बोल दे हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन मोड के लिए 2 ऐड होंगी हमेशा, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल के लिए। तो अगर मैं बात करूं बेटा मोनोएटॉमिक की, तो मोनोएटॉमिक की रूम टेम्परेचर पर कितनी, 3। हाई टेम्परेचर पे भी कितनी, 3। तीनों कौन सी, ट्रांसलेशनल, तीनों ट्रांसलेशनल। अगर मैं डायटोमिक की बात करूं तो इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। हाई टेम्परेचर कर दोगे तो 2 वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। अब इसको बेटे याद रखने के लिए एक एक्सप्रेशन आती है, फार्मूला देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए। नोट कर लो, मैंने रफली भी बता ही दिया, लेकिन अगर हम नोट करने की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का बेटा एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू 3n माइनस आर। याद रखना 3n माइनस आर। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। R क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ठीक है जी। R क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। अब इसमें वाइब्रेशनल मोड्स हमने नहीं ली हैं, नो वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है जी। वाइब्रेशनल मोड्स मतलब ये बात एट रूम टेम्परेचर की चल रही है, उसके हिसाब से वाइब्रेशनल मोड यहां पे कंसिडर नहीं की गई है। तो आर क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। अब एग्जांपल के तौर पे मैं किसकी बात करता हूं, अगर मोनोएटॉमिक की। अब मोनोएटॉमिक में तो सिंगल मॉलिक्यूल है, एन कितना आ गया, 1। अब भैया कर लिया, इसकी किसी के साथ क्या रिलेशन होगी, तो रिलेशन होगी 0।
रिलेशन 0 हो गई। उस हिसाब से यहां पे तो 1 पुट कर दे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। पहले भी हम 3 ही बोल रहे थे। कौन सी? तीनों के तीनों ट्रांजिशनल है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगर डाई एटॉमिक की। मोनोटॉमिक में आपके पास हीलियम गैस, नियोन गैस आ जाएंगी। ठीक है, नोट भी कर लेना एग्जांपल। डाई एटॉमिक में H2, N2, O2, ये सब गैसेस आ गई। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख। डायटॉमिक है ना, डायटॉमिक बेटा एक रिलेशन बन जाएगी इनके बीच में, एक डायरेक्ट रिलेशन तो है ही है। ठीक है जी। तो 1 डायरेक्ट रिलेशन है। ध्यान देना, F कितना आ गया? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। डाई एटॉमिक है ना, 2 हैं। तो 3 2 जा 6 और एक रिलेशन है 6 - 1 5। तो 3 2 जा 6, यहां 1 आएगा, एक रिलेशन है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 5 आई, जिसमें से 3 कौन सी हैं? ट्रांजिशनल, और 2 कौन सी हैं? रोटेशनल। वाइब्रेशनल अभी कंसिडर नहीं की गई हैं। अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेनी है? 7। लेकिन जब तक वो स्पेशली नहीं बोलेगा हाई टेम्परेचर, तब तक कोई जरूरत नहीं है, हमने 5 मानकर ही चलना है। स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया होगा एट हाई टेम्परेचर, एट इतने केल्विन, तो देख लेना है, तब जाके 2 जुड़नी है, अदरवाइज 5 ही है, 5 ही मान के चलना है। अब अगर बात करें किसकी? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब ट्राई एटॉमिक में बेटा 2 स्थितियां बनती हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। अब लीनियर में एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो, नॉन लीनियर में पानी का ले लो H2O। ठीक है, ये नॉन लीनियर होता है। अब ट्राइएटॉमिक में ये रिलेशन और ये रिलेशन, 2 रिलेशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n कितना है? ट्राई है ना, ट्राई 3 आएगा, तो n की जगह आ गया 3। ठीक है जी। 3 3 जा 9 माइनस, इस केस में रिलेशन बनी 2, तो 3 3 जा 9 माइनस रिलेशन 2, 9 - 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 7। ठीक है जी। 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसमें अभी हमने वाइब्रेशन कंसिडर नहीं की। अगर वाइब्रेशन कंसिडर करोगे वो 2 ही आनी है, 9 हो जाएंगी फिर, अदरवाइज 7। अगर बात कर रहे हैं इस केस में, इसमें बेटा रिलेशन बनी है 1 2 3 डायरेक्ट रिलेशन आ जानी है इनके बीच में। ठीक है जी, 3 डायरेक्ट रिलेशन आ जाएंगी, तो इसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी? 3 3 जा 9 माइनस रिलेशन कितनी? 3 6 आ जाएंगी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। ठीक है जी। जिसमें फिर वही बात, वाइब्रेशन वाली नहीं ली गई है। हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन वाली 2 जोड़ देनी है, 8 हो जाएंगी, इसमें 9 हो जाएंगी। तो इन 7 में से बेटा जी 3 क्या है? ट्रांजिशनल वाली है। ठीक है, बाकी रोटेशनल वाली वाइब्रेशन ऐड नहीं है। इसमें 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल। ठीक है जी। तो ये था कंसेप्ट या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। छोटी सी बात लिख लेना जी, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब यहीं से बेटा क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी। ठीक है, सीपी एंड सीवी के भी कुछ एक्सप्रेशन निकालते हैं। पहले तो आप क्या लिखो? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बोल रहा हूं, पूरा लिखूंगा नहीं, समझना। ठीक है, मैं बोलूंगा वहां से स्टेटमेंट लिख लो कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, देख नाम ही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल पार्ट्स में बटी हुई। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी
states that the total energy of a molecule is distributed equally among its degrees of freedom. फिर से सुन लो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. टोटल एनर्जी जो है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among all of its degrees of freedom. मतलब एक मॉलिक्यूल है भाई, उसकी जो टोटल एनर्जी है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. एंड एक बात और है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी. यहां पर टी क्या है? टेम्परेचर, और के क्या है? वही हमारा बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जो कि किसके इक्वल होता है? आर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है. तो एक बार लॉ को फिर से बोल रहा हूं कि कहते हैं यार मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में बटी हुई होगी इक्वली, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ के टी होगी. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ के टी होगी. ओके, अब इसको जैसे भी बोला याद कर लेना. जल्दी जल्दी एक बार फिर से बोल देता हूं कि इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ इट्स degrees of freedom, with each degree of freedom having energy 1/2 kT. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? 1/2 kT. ओके जी, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान देना. मैंने बोला थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उससे फिर सीपी और सीवी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का यूज करते हुए हमने क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी. ध्यान देना बेटा. सबसे पहली बात, मान लो कोई गैस है, ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? एफ है. एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल. पता है आपको, मोनोटॉमिक होगी तो F3 लेना है, डायटॉमिक होगी तो 5 लेना है, ट्राइटॉमिक होगी तो 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जिसमें हमने वाइब्रेशन वाली अभी ली नहीं है. ठीक है जी. तो F अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ध्यान से सुनना, एनर्जी ऑफ ईच डिग्री, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से के हिसाब से क्या आ गई? हाफ के टी. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी? हाफ के टी. देयरफॉर एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, भैया एक मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? एफ. एक के पास कितनी एनर्जी? हाफ के टी. तो ये किसकी एनर्जी आ गई? एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है, हाफ के टी. ट्राइएटॉमिक होगा तो 3/2 के टी, डायटॉमिक होगा तो 5/2 के टी, ऐसे आता रहेगा. तो एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ गई. ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है. देयरफॉर n मोल्स के पास कितनी एनर्जी आएगी? ध्यान से सुनना, n मोल्स हैं, एक मोल में कितने होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल्स. कितने होंगे भाई? n मोल्स हैं, एक मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल. तो ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है? F/2 के टी. तो n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल? n इंटू एवोगैड्रो नंबर. देयरफॉर एनर्जी ऑफ n मोल्स
ऑफ गैस। n मोल्स ऑफ गैस के पास कितनी एनर्जी आई भाई? एक मॉलिक्यूल के पास कितनी थी? F/2 kT। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n इंटू Na। तो ये एक्सप्रेशन किसकी आ गई? n मोल्स ऑफ गैस की। n इंटू Na इंटू K इंटू F/2 इंटू T। Na इंटू K मैंने अलग कर दिया, वही चीज है। अब ध्यान देना अगली बात, अगर अगली बात करते हैं तो n इज इक्वल टू n के F/2 इंटू टी आ गया। ध्यान देना जी, u इज इक्वल टू k इंटू Na। r है ना, r को अगर बेटा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते थे तो k आ जाता था। Na इंटू के किसके इक्वल आ जाएगा? r के इक्वल आ जाएगा। ये बन गया n इंटू ये हो जाएगा r इंटू F/2 इंटू टी, मतलब n F/2 r t। ये क्या आ गया? u आ गया जी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू n इंटू F/2 इंटू r इंटू टी। ये किसकी एनर्जी है? इट इज एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस। n मोल्स ऑफ गैस के पास कितनी एनर्जी होती है? n F/2 r इंटू टी। समझो बात को, ठीक है। आल्सो हमें पता है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू सीवी डी टी भी होता है भाई, होता है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू सीवी इंटू डी टी भी होता है। ये तो मैंने बोला डायरेक्ट याद करो। अब अगर मैं इसको बहुत सारी डिफरेंशिएट कर दूं तो u की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? du इक्वल टू n तो कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट किया बहुत साइड, ये बन गया n F/2 r इंटू डी टी। अब du किसके इक्वल हो गया बेटा? n इंटू F/2 इंटू r इंटू डी टी। n F/2 r डी टी हो गया। अब ये भी du है, ये भी du है, दोनों को क्या कर दे? इक्वेट कर दे। अगर दोनों को इक्वेट किया तो ये बन गया भाई n CVdt इज इक्वल टू n F/2 r इंटू डी टी। अब यहां से dt dt कैंसिल, ठीक है, n n कैंसिल। यार क्या बना? CV इज इक्वल टू F/2 r बन गया। याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखनी है बेटा एक्सप्रेशन। तो हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया, उसी को करते करते किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली? CV की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इट इज F/2 r। क्या याद रखना है? F/2 r। दो बातें आई अपने पास, एक तो एनर्जी की आ गई कि एनर्जी क्या होती है जी? n इंटू F/2 इंटू r इंटू टी होती है। तभी कहते होते हैं एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। n इंटू F/2 r इंटू डी टी। ठीक है, यहां से क्या आ गया? CV भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अपना बॉक्स बॉक्स बनाते रहो। इसके बाद CP अगर कैलकुलेट करना हो तो मेयर फार्मूला कहता है CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? R। ये लिख के इसके आगे लिख लो ऑल्सो। ठीक है जी, ऑल्सो लिख लो CP माइनस CV इक्वल टू R। लिखो, इसके नीचे लिख लो ऑल्सो और उसके बाद लिख लो वी नो CP माइनस CV इक्वल टू R। लिख लिया जी। ऑल्सो लिख के उसके नीचे लिख लो कि वी नो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, CP माइनस CV इक्वल टू R, मतलब CP इक्वल टू CV प्लस R, मतलब CP इज इक्वल टू CV F/2 R प्लस R, मतलब CP इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू R। ये CP की एक्सप्रेशन आ गई। क्या आ गई? F/2 प्लस 1 इंटू R। ठीक है जी,
इसके आगे लिख लो ऑल्सो गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। ऑल्सो गामा इज इक्वल टू, भैया सीपी क्या निकला, एफ बाई टू प्लस वन आर, सीवी क्या निकला एफ बाई टू आर, दोनों को डिवाइड करोगे आर आर कट जाएंगे, तो गामा आ गया 1 प्लस एफ बाय टू, नीचे एफ बाय टू, गामा इक्वल टू आ गया, ये आएगा 1 बाय एफ बाय टू प्लस एफ बाय टू कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा 1 प्लस 2 बाय एफ। दैट मीन्स गामा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ। तो गामा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है जी। तो भाई 3-4 एक्सप्रेशन होगी मेरे पास। एक तो एनर्जी की होगी एन एफ बाय टू आर टी, दूसरा सीवी की हो गई एफ बाय टू आर, तीसरा सीपी की हो गई एफ बाय टू प्लस 1 इंटू आर, चौथा गामा की हो गई 1 प्लस 2 बाय एफ। ये 4 एक्सप्रेशंस डायरेक्ट क्या करनी है, याद करनी है बेटा। अब एक बार हमने यस बेटा जी, तो लास्ट में यार कुछ ये नोट करने वाली बातें हैं भाई, डायरेक्ट लिख दी हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है जी। अब जैसे ये जो टेबल है इसमें हमने सारी चीज़ें यार एक ही जगह पे क्या कर दी, कंबाइन कर दी। बस इनको बढ़िया से देख लेना, याद होनी चाहिए बेटा डायरेक्ट ही। जैसे मान लो ये जो टेबल है ये मोनो डाई और ट्राई के लिए बना दिया हमने यार, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करनी आती है। मोनो की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इस फार्मूले के हिसाब से 3, डाई की कितनी 5। अच्छा, ट्राई एटॉमिक के 2 केस बनते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर में 2 रिलेशन बनेगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती थी, नॉन लीनियर में 6 हो जाती थी। तो इस टेबल को ना अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लो, ये फार्मूले आ गए। अब जैसे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3n माइनस आर आपको याद ही है। उसके बाद एनर्जी, किसी भी गैस की जो एनर्जी है वो कितनी n इंटू एफ बाय टू आर इंटू टी, हमने कैलकुलेट की थी बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी कि इंटरनल एनर्जी कितनी n इंटू एफ बाई टू आर इंटू टी। सीवी का फार्मूला आ गया एफ बाई टू आर, सीपी का आ गया 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, और गामा का चाहे इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लो सीपी बाई सीवी, चाहे इसका डायरेक्ट फार्मूला एफ के टर्म्स में यूज कर लो 1 प्लस 2 बाई एफ। अच्छा, यहाँ पे सीवी का ना एक और फार्मूला पहले भी हमने यूज किया था, वो भी बना ही देते हैं। देख सीवी किसके इक्वल है, एफ बाई टू आर के इक्वल है ना। और गामा के टर्म्स में अगर सीवी चाहिए तो गामा इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2 बाई एफ। गामा इक्वल टू, ध्यान से देखना, छोटी सी जगह में कर देते हैं, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ है। यहां से 2 बाय एफ इक्वल टू क्या बन गया, गामा माइनस 1। ठीक है जी। 2 बाय एफ किसके इक्वल आ गया, गामा माइनस 1। अब सीवी में मुझे चाहिए एफ बाय टू, तो अगर मैं इसको पलटा देता हूं एफ बाय टू, तो एफ बाय टू क्या आ जाएगा बेटा 1 बाय गामा माइनस 1। ठीक है। अब सीवी क्या है, आर इंटू एफ बाय टू। एफ बाय टू की वैल्यू ये आ गई, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दी तो सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू एफ बाय टू। एफ बाय टू कितना आ गया 1 बाय 1 गामा माइनस 1, तो यहां आ जाएगा 1 बाय गामा माइनस 1। ये भी किसका फार्मूला हो गया, सीवी का ही फार्मूला हो गया, पहले हमने यूज किया था आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। याद कर लेना जी। ठीक है। बाकी बेटा टेबल मैंने बोला ही है, टेबल सारा का सारा क्या होना चाहिए, बस ये लगा लो याद ही होना चाहिए। वैसे तो चलो अगर आपके पास फार्मूलाज हैं तो अपने आप कैलकुलेट हो ही जाएंगी, बट कभी कभी डायरेक्ट ही आ जाएगा कि यार मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है या कितनी यूज करनी है। अब चाहे आप 5/3 यूज करो, चाहे आप 1.66 यूज करो, दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग याद होने चाहिए। कई बार ना ऑप्शंस में वो 3/2, 7/2, 5/3 इस करके दे देगा, या फिर ऑप्शंस में डायरेक्ट यूज हो जाएगा 1.66, या किसी न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वैल्यूज
याद होनी चाहिए। ठीक है जी, आप इसको बिना देखे पूरे टेबल को बनाने की कोशिश करो। पूरे टेबल को बिना देखे बेटा जी बनाने की अगर आप कोशिश करते हो तो ये मान लो फिर आपको याद हो जाएगा। आप जैसे जैसे एक बार टेबल पे नजर मार लो, ऊपर क्या चाहिए, एफ इंटरनल एनर्जी, सीवी, सीपी, गामा। इस तरफ क्या लिख लो, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक, लीनियर, ट्रायटोमिक, नॉन लीनियर, और सारी वैल्यूज, मतलब ये मान लो खाली है डब्बा, सिर्फ आपने ये लिखा और ये लिखा। उसके बाद बिना देखे ये फार्मूले लिखो, बिना देखे ये वैल्यूज को क्या करो, भरो, और फिर चेक करो कि सारा सही है कि नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मोनोटॉमिक का गामा 1.66, डायटोमिक का 1.4, ट्रायटोमिक का 1.28 या 1.33। ठीक है, लीनियर या नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, अगर इसको नॉन लीनियर वाले को मैंने ऊपर लिखा होता, ठीक है, तो ये सीक्वेंस में आ जाता, डिक्रीजिंग ऑर्डर 1.66, 1.4, 1.33, 1.28। ठीक है जी, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से गामा की वैल्यू बन जाती है। इसको अपने नोट करके रख लेना। ठीक है जी, लास्ट बात, ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, फिर वही बात, उनके चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर उनको ड्राइव करते रहेंगे, टाइम लगेगा, डेरिवेशन की जरूरत है नहीं है। फिर भी ये 2-3 रिजल्ट हैं, ध्यान से देख लेना कि अगर कोई हमें कल को क्वेश्चन आ जाए गैसियस मिक्सचर पे बेस्ड, ठीक है, कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अच्छा, गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव, ये ना हो कि खुद ही रिएक्ट होके कुछ और ही बना ले। वो गैसेस होनी चाहिए नॉन रिएक्टिव। मान लो 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस हमने मिक्स की, पहले की कितनी क्वांटिटी, फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 लिए और दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 लिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, N1 प्लस N2। ठीक है, N1 प्लस N2 क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अब अगली बात, यार पहली का मॉलिक्यूलर वेट M1 है, दूसरी का मॉलिक्यूलर वेट M2 होगा। पहले की CP CP1 है, दूसरे की CP CP2 है। फर्स्ट के लिए CV जो है CV1 है, दूसरे सबकी अपनी अपनी है। N है, मॉलिक्यूलर मास है, CP है, CV है, गामा है, हर एक का अपना अपना CP होगी, CV होगी, गामा होगी। लेकिन बेटा जब मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर, तो जो ओवरऑल मिक्सचर है इन नॉन रिएक्टिव गैसेस का, अगर मुझे ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट लेना है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। यहां पे M1 M2 क्या है, गैस 1 और गैस 2 के मॉलिक्यूलर वेट्स। ऐसे अगर मुझे ओवरऑल मिक्सचर की CP चाहिए तो सिंपल सा फार्मूला है N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। ऐसे मिक्सचर की भाई CV चाहिए तो ऐसे निकाल लो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस M2। अब अगर मिक्सचर का गामा चाहिए तो मिक्सचर का गामा तो खैर अगर CP निकल गई और CV निकल गई मिक्सचर की तो यहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा। मगर अगर उसने गामास दे रखे हो, CP CV दे नहीं रखी, फर्स्ट गैस का भी गामा 1 दे रखा है, दूसरी गैस का गामा 2 दे रखा है, तो अगर उसने गामास दे रखी है तो यार मिक्सचर का गामा, ये थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ सकता है आपको, कुछ इस टाइप का होगा, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बाय N1 प्लस N2। लेकिन बीच में क्या टर्म जुड़ेगी, गामा 2 माइनस 1, गामा 1 माइनस 1। अब इसको इसी फॉर्म में याद करना होगा। ठीक है जी, बाकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला भी अपना काम क्लोज हो गया, न्यूमेरिकल वगैरह करो। इसके बाद लास्ट यूनिट रहेगी बेटा अपनी, उस यूनिट के हम 3 पार्ट कर देंगे। ओवरऑल वो एक ही यूनिट मानी जाती है, CBSE के सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो 2 यूनिट है, वेव्स एंड ऑसिलेशन। लेकिन बेटा हम पूरी यूनिट को एक मानते हुए इसके 3 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट में हम आपको ऑसिलेशंस पढ़ाएंगे, फर्स्ट ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन हो जाएंगी, देन वी विल गो फॉर वेव्स, और उसके बाद फिर साउंड वेव्स। ठीक है, सिलेबस में नहीं है CBSE के साउंड वेव,
लेकिन हम उसको जो भी है 1-2 लेक्चर लगने होंगे कवर अप करके उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे जी। ठीक है जी। तो अब ये जो टॉपिक था, ये मान के चलो पूरी हीट वाला कंसेप्ट जब से हमने शुरू किया था ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, 6 लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, 2 लेक्चर ट्रांसमिशन ऑफ हीट के, 8 हो गए। 6 किसके लगा दिए हमने, थर्मो के लगा दिए, तो 8 से 14 हो गए। और 2 किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 16। यानी ये जो 16 लेक्चर है, यानी पिछले लगभग 1 महीने से जो चल रहा है, ये सारा का सारा हीट से रिलेटेड था बेटा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से स्टार्ट होते हुए ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स, और ये लास्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस सब में बेसिक कंसेप्ट टेम्परेचर हीट का चलता रहा। तो इतना लंबा चौड़ा कार्य भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद टॉपिक चेंज है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, वो थोड़ी अलग बातें हैं। तो फिलहाल बेटा आप लोगों से लेते हैं हम ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।